नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं नरसिंह नाथ कंपनी के सीईओ सर। और हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बीच में जुड़े हैं। और सर से पूछना चाहेंगे कि हम लोगों को क्या नम संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार किसान साथियों। आज जो है हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो यह एक राष्ट्रीय पर्व है और हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं अलग अलग जगह पे। और अलग अलग जगह देश के कार्यक्रम हुए हैं, लोगों में जागरूकता फैली है। पुनः मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापित करता हूँ। सर, हमारे दर्शकों बंधुओं को कुछ आप कहना चाहेंगे, जैसे कि इसमें कुछ हम आपको सवाल करना चाहते हैं। जी जी। गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या देश संविधान के मार्ग पर चल रहा है क्या सर? टिकेश्वर जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसा विभिन्न जगहों पर देख के मेरा जो व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है कि देश बिल्कुल से संविधान के रास्ते पर चल रहा है। छूट-फूट बातों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कुछ घटनाएं हम देखते हैं, कहीं कहीं पे आज भी जब विवाह होता है तो नीचे जाति के लोगों को घुड़सवार नहीं होने दिया जाता है। शादी के उपलक्ष्य में, अपने शादी के उपलक्ष्य में वहाँ पे आज भी पुलिस लगाया जाता है। और कहीं कहीं पे आज भी छोटे मोटे जाति या धर्म के नाम पे राजनीतिक प्रोटेक्शन में गुंडागर्दी होता है। यह अभी भी दुखद है। अन्यथा ऐसे एक दो छूट मूट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो देश आज भी संविधान के मार्ग पर चल रहा है। और सरकार जो है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह कानून को बहुत कड़ाई से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब तक देश में सही से कानून कड़ाई से लागू नहीं होगा, देश विकास के रास्ते पे नहीं जाएगा। ठीक है सर, आपका संदेश बहुत अच्छा लगा। इसी बीच इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और आपको कहना चाहते हैं, जिसमें सवाल ये सर, असली विकास कब मानेंगे? टिकेश्वर जी, आपका यह प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा है कि देश का असली विकास हम कब मानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वह जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ते ही जा रहा है। हम यूँ कहें तो लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की पहुंच चुकी है। इसके कारण ही विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या कहें विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश की ओर आकर्षित हुई है, बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ हमारे देश में खपत बढ़ेगा, इसलिए विदेश की कंपनियां, पूंजीगत कंपनियां आएंगी और उसके कारण जो देश का विकास होगा उसको मैं सही अर्थों में विकास नहीं मानूंगा। देश का असली विकास तब होगा जब प्रति व्यक्ति आय, जैसे आज अमेरिका का है, उस तरह से जब प्रति व्यक्ति आय हमारा देश जो है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस की भांति, ऑस्ट्रेलिया की भांति पहुंच जाएगा, तभी मैं मानूंगा कि हमारा देश सही अर्थों में विकसित हुआ रहेगा। और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को ही हम एक विकास का पैमाना नहीं माने। मतलब एक हम दूसरा कह सकते हैं कि भाई खुशनुमा, जैसे आज हम कहीं कहीं पढ़ते हैं कि नेपाल के लोग रियल में हमारे भारत देश के लोगों से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय और जो मानवता इंडेक्स में जो खुशी रहने का पैमाना है, वो दोनों जब एक अच्छे स्टेज में पहुंच जाएगा, एक अच्छे अंतराल में हमारे देश का पहुंच जाएगा, तभी मैं मानूंगा कि हाँ, हमारे देश के नागरिक सच में विकसित हुए हैं। आपने सही कहा सर। इसी बीच आपको एक और सवाल करना चाहेंगे, किसानों का विकास कब मानेंगे और एफपीओ के सीईओ होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? टिकेश्वर जी, मुझे लगता है आप बहुत
सोच सोच कर प्रश्न निकाले हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में भी ये सब चीज़ें लोगों को जानना चाहिए। चूँकि मैं किसानों के बीच जुड़ा हूँ जब से, बहुत पहले से मैं किसानों के साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए किसानों के बीच रहकर उनको जागरूक करना ये मेरा काम है। तो मैं सही अर्थों में, सरकार की भिन्न भिन्न योजनाएं आती है, कार्यक्रम चलता है, यह तो चलता है और भविष्य में भी चलता रहेगा। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि असली विकास हम नागरिकों को लेकर कब मानेंगे। उसी तरह अगर मुझे मेरा निजी राय जाना जाए कि किसानों को लेकर कि असली विकास किसानों का कब माना जाएगा, तो मुझे लगता है इसके लिए मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक पहला स्टील इंडस्ट्री को लेके और दूसरा काजू के इंडस्ट्री को लेके। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि लोहा हमारे देश में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वह जो लोहा है उसको हम चीन और जापान में भेजते हैं, वह कच्चे माल के रूप में भेजते हैं, तो उसे बहुत सस्ते दर पर विक्रय किया जाता है। लेकिन जब उसको फिनिश्ड गुड मतलब उसको जो फाइनल जो है उसको प्रोसेसिंग कर देते हैं, संवर्धन कर देते हैं और उसके बाद महंगे दर पर खरीदते हैं, तो हमारे देश का ही कोई लोहे को हम महंगे दर पर खरीदते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर हम काजू को देखेंगे, तो काजू जो है हमारे देश में हम बाहर से सस्ते दर पर खरीदते हैं विदेशों से, और उसको जो है मूल्य संवर्धित करके महंगे दर पर बेचते हैं। तो जैसे हम काजू को लेकर कार्य कर रहे हैं, बाकी हम चावल है, गेहूं है और हमारे किसान अलग अलग जो पैदावार लेते हैं, उनको भी हम काजू की तरह ज्यादा से ज्यादा मूल्य संवर्धन करके जब तक हम विक्रय नहीं कर पाएंगे और किसानों को प्रति व्यक्ति आय विदेश के किसानों के स्तर तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा, तब तक मैं नहीं मानता हूं कि हम कह सकेंगे कि हमारे किसानों का आर्थिक स्तर सुधर गया है या सही अर्थों में वे विकसित हो चुके हैं। इसके अलावा ही हम आज भी देख पाते हैं कि ज़्यादातर किसान जो है सिर्फ 5-6 महीना अपने खेतों में व्यस्त रहते हैं, और जहां पर 1 एकड़ में एक अकेला किसान खेती कर सकता है, वहां 2-3 लोग मिलकर खेती कर रहे हैं। तो ऐसे परेशानियां जब तक भारतीय खेती में दूर नहीं हो जाता है, मैं नहीं मानता हूं कि रियल शब्दों में या सही अर्थों में खेती या किसानी जो है या किसान जो है विकसित हो चुके हैं। ठीक है सर, आपने एफपीओ के बारे में अच्छे से बताया। इसमें एक और सवाल है सर आपके लिए, आपकी एफपीओ का वर्तमान व्यवसाय के बारे में जानना चाहेंगे सर। निषाद जी, हमारा जो है एफपीओ नरसिंहनाथ किसान मन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है अभी वर्तमान में बसना और पिथौरा में मुख्य रूप से कार्य कर रहा है, और बहुत जल्दी इसको महासमुंद, सरायपाली, रायपुर और धीरे धीरे अन्य स्थलों पर भी हम इसका फैलाव करेंगे। अभी मुख्य रूप से धान, मुख्य रूप से बीज, खाद, दवाई, मृदा परीक्षण, सीएससी, यह व्यवसाय हमारा चल रहा है। भविष्य में हम इसको और दूसरे कार्य भी जोड़ेंगे ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मूल्य संवर्धन करके उनका हम लोग आय और बढ़ा पाए। अभी मुख्य रूप से जो हम काम कर रहे हैं वह आय बढ़ाने से ज्यादा उनका जो है दाम को घटाने वाला कार्य कर रहे हैं। दोनों भी, मतलब किसानों का आय कब बढ़ेगा, जब उनको जो है कृषि आदान सस्ते में मिलेगा और उनका जो उत्पाद है वह महंगे दाम पर मिलेगा। तो अभी तक मैंने जो कार्य चल रहा है, जो उदाहरण दिया हूँ, तो उनका जो कृषि आदान है वह सस्ते दाम पर मिल सकेगा, उसी दिशा में कार्य चल रहा है। अब आगे हमें मिलकर उनके जो उत्पाद को मूल्य संवर्धन करके कैसे अधिक दाम दिला सके, इस और कार्य करने की जरूरत है। उसके ऊपर भी हम कार्य करेंगे। ठीक सर, आपने कृषि के बारे में अच्छे से बताए हैं। इसी बीच आपको एक और सवाल करना चाहेंगे, सामाजिक कार्य को लेकर भविष्य की योजनाएं के बारे में सर। जी, निषाद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो मैं एक 2-3 सामाजिक विषय है जिसपे मैं बहुत अच्छे से कार्य करने के लिए हमारे कृषक उत्पादक कंपनी आगे आए, यह चाहता हूँ। और
संचालक समिति के सदस्यों के मार्गदर्शन में अगर भोले बाबा की दुआ रही तो हम बहुत जल्दी यह कार्य करेंगे। सबसे पहला यह है कि नशा मुक्ति के लिए जागरूकता का प्रसार करना। दोस्तों दोस्तों आज मैं देख पाता हूं कि अधिकतर लोग जो है नशा के लिप्त में आ गए हैं। जो युवा लोग हैं उनके पास जो संसाधन होता है, संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है खर्च जो है नशीले पदार्थ, चाहे वह दारू हो, सिगरेट हो या अन्य चीज में खरीदने के लिए उपयोग कर दे रहे हैं, तो उससे हम बचा जाए, यह एक पहला प्रयत्न रहेगा। दूसरा जो है, कई जगह हम देखते हैं कि सामाजिक चेतना आज कहीं कहीं जैसे हम लोग जाते हैं कि मरनी कार्य वगैरह जाते हैं, तो यहाँ पे जो है लोग परेशान रहते हैं, फिर भी हम लोग वहां जाके खाना खाते हैं इत्यादि करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है इसमें, चूंकि मृत आत्मा जहाँ पे जो हुआ रहता है जिस परिवार में, उन लोग पहले से ही परेशान रहते हैं, तो वहां पर हम लोग ऐसे कार्य ना करें। और तीसरा चीज है कि जो शादी ब्याह होता है उसमें हम देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो खासकर कृषक परिवार जो है आज के दिन में शादी ब्याह और ऐसे सामाजिक आयोजन में बहुत ज्यादा खर्च करता है, उसके कारण वो कर्ज बाजारी में डूब जा रहा है। तो ऐसे चीजों को हम कैसे दूर कर सके, इस ओर एक सामाजिक चेतना लाने की जरूरत है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब सामाजिक चेतना हम समाज में फैलाने के बाद मेरा एक अंतिम एक सोच ये भी है कि रायपुर में हम हॉस्पिटल होम्स रखें, अपनी कंपनी की तरफ से 2 रूम हम किसानों के लिए बुक करें, जहाँ पे हमारे सदस्य जो जुड़े हैं वो इलाज के लिए अगर सह परिवार जाते हैं तो रुकने की मुफ्त सुविधा मिल सकेगा। आपने सही कही सर, आपका राय बहुत अच्छा है। इसी बीच में आपको एक और सवाल करना चाहेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के सही दोहन को लेकर राय आप बताइए सर। टिकेश्वर निषाद जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने एक पूछा है। तो यह शायद मुझे लगता है समय को देखते हुए यह एक अंतिम प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि समय नहीं है। जी सर, जी सर। और अगले वीडियो में मैं कुछ गंभीर मुद्दों पर आपसे निरंतर चर्चा करते रहूंगा, लेकिन समय के लिहाज से आज मैं इसको लास्ट प्रश्न मानते हुए एक अपना अनुभव बताना चाहूंगा। दोस्तों, जो प्राकृतिक संसाधन है इसका दोहन का सही उपयोग बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं अर्थशास्त्र की भाषा में आपको एक शब्द बताना चाहूंगा, रियल कॉस्ट। हम अगर माने तो रियल कॉस्ट क्या है दोस्तों? रियल कॉस्ट मतलब सही मूल्य। सही मूल्य वह है कि अगर ये संसाधन को मैं अगर इस जगह नहीं लगाता, दूसरे जगह लगाता, तो कितना दाम मुझे मिलता। समझो, अगर मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए का मैंने आपको अपने दोस्त को दिया उधारी में, अगर उसको नहीं उधारी में देता तो मेरे दोस्त से तो मुझे 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। उसको अगर बैंक में रखता और 1 महीने में मुझे 5 रुपया मिलता, तो उसका जो है रियल कॉस्ट 5 रुपया आता है, ठीक है ना। अब अगर मैं प्राकृतिक संसाधनों का मैं देखूं, जैसे एक जल है, जल को हम क्या समझ रहे हैं कि जल फोकट में आ रहा है, हम बोर से निकाल रहे हैं, तालाब से निकाल रहे हैं, नदी से निकाल के फेंक दे रहे हैं। लेकिन इसी पानी को अगर हम एयरपोर्ट में जाते हैं या सिनेमा हॉल में जाते हैं तो लीटर कितने में लेते हैं? कहीं ना कहीं 20 से 50 रुपया लेते हैं। तो जो पानी है वो 1 लीटर जो हम बहा दे रहे हैं, वो वास्तव में उसका असली दाम जो होता है वह है 20 से 50 रुपए। इसी प्रकार हम जो हवा को देखते हैं, हवा मुफ्त में है, उसको इतने पेट्रोल डीजल वाले गाड़ी चला रहे हैं, उसके कारण हवा नशीला हो रहा है। लेकिन हमने पिछले 3-4 साल पहले कोविड को फेस किया है या कोविड को झेला है। जब हमें हवा नहीं मिलता था तब उसका दाम हम जानते हैं कि 15-20 हजार में एक सिलेंडर खरीदे हैं दोस्तों। तो हवा भी है, वह रियल कॉस्ट है उसका। उसी तरह हम अगर भोजन को देखेंगे, भोजन अगर मैं चावल को पकड़ूं
तो आपको ज्ञात होगा कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अगर लीटर का 1 रुपया भी अगर हम दाम वास्तव पकड़ेंगे, अभी तो मैंने एयरपोर्ट में 20 रुपया बोला, अगर पानी का 1 लीटर का दाम मैं 1 रुपया भी पकड़ा तो आज हमारे किसान जो चावल उत्पादन कर रहे हैं, तो 1 किलो चावल का जो दाम होता है पैदा करने का, उसको आप 5000 मानोगे। इसी प्रकार गेहूं का 1 किलो गेहूं उत्पादन करना है तो कम से कम 2000 लीटर पानी का जरूरत पड़ता है। तो 1 किलो गेहूं उत्पादन का अगर वास्तविक खर्च मानोगे तो कम से कम सिर्फ पानी का 2000 रुपए है। तो इस तरह से हम जो है प्राकृतिक संसाधनों को सही से जतन नहीं रहे हैं, चाहे वह चावल हो, चाहे वह अन्न हो, चाहे जल हो, चाहे वह पानी है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा अगर खेती की भाषा में, चूंकि मैं खेती से जुड़ा हूं, अगर हम खनिज में डीएपी की बात करें तो डीएपी भी, फास्फोरस जो है वो विदेश से आ रहा है, रूस और यूक्रेन से। इसके लिए सरकार बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। तो दोस्तों, जो भी हम चीज मुफ्त में देख रहे हैं, वास्तव में ये कोई मुफ्त का नहीं है। सभी चीजों की कीमत समय के आधार पे बदलता है, जगह के आधार पे। जैसे मैं आज, जैसे कोई है, आज अगर मैं यहाँ पे कृषक उत्पादक कंपनी में कोई काम कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारियां कम है। अगर मैं आज गूगल कंपनी में सीईओ बन गया या कहीं देश का कोई दूसरा कंपनी में सीईओ बन गया, तो मेरा मूल्य संवर्धन हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी चीज का कीमत जो रहता है, वास्तविक जो कीमत है वह अलग होता है जो हम समझते हैं। तो मैं समय के लिहाज को देखते हुए टिकेश्वर जी, मैं यहीं पे क्षमा चाहता हूँ और आज का जो हमारा संवाद है इसको विराम करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले बार हम पुनः फिर से मिलेंगे और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और मेरी तरफ से कुछ भूल चूक हुई बोलने में या मेरे ज्ञान के स्तर को लेकर, तो आप लोग मुझे जरूर बताएं। मैं अपना ज्ञान को जो है बढ़ाऊंगा और कुछ अच्छा ज्ञान लोगों में बांटकर देश को जागरूक करने का या मेरे किसान भाइयों को जागरूक करने का कार्य कर सकूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महतारी।